हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कर रहे हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म कर देंगे हम लोग। तो दो प्रॉपर्टीज तो हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा प्रॉपर्टीज और इसके बाद एक और छोटा सा बचता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि इसमें हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम चीजें पुरानी कर रहे हैं, दो चार ही चीजें हैं जो कि नई आई होगी, वरना मैक्सिमम चीजें पुरानी होगी। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज अगर अच्छे से आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की समझ हमें अच्छे से आती है, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बेहद इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, ये तो 1% भी नया नहीं है। बात समझ में आई ना? क्योंकि ये एसिड बेस और साल्ट की प्रॉपर्टी, जब मैं एसिड की प्रॉपर्टी करा रहा था उसमें मेटल के साथ रिएक्शन करा के मैंने दिखाया है। इक्का दुक्का पॉइंट हो सकता है आगे चल के नया आए, लेकिन पूरा का पूरा ये जो है सो पुराना मामला है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अभी आप लोग आगे प्रोसीड कीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग एट द लास्ट चार्ट बना के भी एक देख लेंगे। हालांकि इसमें चार्ट बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार समराइज कर लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेटल के रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ। डाइल्यूट एसिड का मतलब यह है कि ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, क्यों 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 डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सवाल तो यही बन सकता है। क्योंकि भाई साहब, हम लोग अगर एक्टिव मेटल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ अगर करा देंगे, तब तो मतलब बहुत भलास्ट काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? वो तो एक तो कहने का मतलब है कि मेटल खुद रिएक्टिव और एसिड भी आपने बहुत तगड़ा ले लिया, तो दो लोग जब काफी ताकतवर लोग मिलेंगे तो क्या होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए हम लोग मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, वी नो डैट कि एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या क्या देते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यानी कि मेटल की रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे, अच्छा यहां पे जो मैं एसिड लूंगा वो HCl और H2SO4 ही ज्यादा मैं लूंगा। देखिए, एक एसिड ये भी होता है HNO3। HNO3 एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी अलग चलती है। इसकी कहानी जो है ये थोड़ी सी अलग चलती है, क्योंकि इसकी खुद की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो इसीलिए हम लोग मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड में मेनली HCl और H2SO4 ही लेंगे, या तो HCl लेंगे या H2SO4 लेंगे। तो जब इस तरीके के रिएक्शन हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग एक मेटल का साल्ट बना लेंगे और साथ ही साथ H2 गैस निकाल देंगे। ये बात तो सभी को समझ में आती है। ओके, लेकिन ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ द सेम रेट। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी मेटल जो है वो सेम रेट से तो रिएक्ट करेगी नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से डिफरेंट होती है। तो हम लोग अब एक एक करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीजें होने वाली है। हम लोगों ने पहले भी देखा था, पानी के साथ भी सारे मेटल एक जैसे नहीं रिएक्ट कर रहे थे। कुछ कोल्ड वाटर में ही कर जा रहे थे, कुछ हॉट वाटर में कर रहे थे, कुछ तो स्ट्रीम के साथ कर रहे थे। ऑक्सीजन के साथ भी हमने देखा था कि हमें कहीं पे कुछ मेटल ऐसे थे जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते थे। फिर उसके बाद जो उससे कम एक्टिव थे उनको हमें थोड़ा सा हीट देना पड़ता था, बाकी को स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ता था, तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग है, इसीलिए मेटल की जो रिएक्शन है वो सेम रेट की नहीं होती है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि जिस रफ्तार से सोडियम रिएक्ट करेगा उसी रफ्तार से कॉपर करेगा, उसी रफ्तार से एल्युमिनियम करेगा। सबका अपना अपना है। चलिए, तो हम लोग अब रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे सोडियम पोटेशियम मेटल रिएक्शन। और सोडियम पोटेशियम चूंकि हाई रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये वायलेंटली रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, बहुत तेजी से जोर से करेंगे और हाइड्रोजन गैस तुरंत बना देंगे।
हाइड्रोजन गैस क्या बना देंगे तुरंत, क्योंकि मेटल जो है सो एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तुरंत आके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो H2O गैस फटाक से निकलती है। तो मुझे लगता है ये रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं एक लिख देता हूं। सोडियम की रिएक्शन HCl के साथ मैं लिख देता हूं, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा NaCl। ये तो यार अब हलवी बात है, और हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बन जाएगा। बैलेंस करना चाहो तो ये लो, ये लो भैया, बैलेंस भी हो गया, बात खत्म। सोडियम मेटल के फॉर्म में होगा, HCl ये जो होगा एक्वस के फॉर्म में होगा, NaCl जो बनेगा ये एक्वस में मतलब पानी में मिला रहेगा, H2 गैस बन जाएगा। यही जब H2SO4 के साथ कराते तुम सोडियम की रिएक्शन, अगर तुम H2SO4 के साथ कराते तो क्या होता, तो साल्ट क्या बनाते, सोडियम का सल्फेट के साथ, यानी कि NaSO4 बनाते और हाइड्रोजन गैस को निकाल देते, जो कि इधर H2 गैस बन जाता। तो ये रिएक्शन सब पुरानी है, और आपको एक बात भी समझ में आ रही होगी कि ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। सोडियम पोटेशियम ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को निकाल के और साल्ट के साथ खुद बैठ जा रहे हैं, मतलब निगेटिव आयन के साथ खुद बैठ जा रहे हैं, और इस हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं, जो कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 गैस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये भी, ये सारी रिएक्शन, जितनी भी मैं रिएक्शन लिखूंगा इस टॉपिक का, वो सब के सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। जैसे देखिए मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट क्वाइट रेपिडली। क्वाइट रेपिडली का मतलब क्या है कि ये भी तेजी से करता है, लेकिन थोड़ा तेजी से, ज्यादा तेजी से नहीं। सोडियम पोटेशियम इतना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये करेगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम भी, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये मैग्नीशियम से ऊपर होता है, सोडियम पोटेशियम से नीचे होता है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम ये थोड़ा सा ज्यादा तेजी से करेंगे, और क्या बन जाएगा, HCl ले लो या H2SO4 ले लो। यहां मैंने सोडियम से करके दिखाया ना, आप पोटेशियम से खुद से लिख लीजिएगा दो रिएक्शन, पोटेशियम का HCl के साथ और पोटेशियम का H2SO4 के साथ। तो Mg की रिएक्शन HCl से करा दो तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 गैस। मतलब रिएक्शन लिखने में तो अब किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये रटना नहीं है, ये समझना है कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो मेटल साल्ट बनेगा और H2 बनेगा। क्लियर है। तो ये आपने देखा, यहां भी H2 गैस फटाक से बनेगा। सबसे ज्यादा तेजी में H2 गैस किससे में बनेगा, सोडियम पोटेशियम में, फिर किस में बनेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम में। अब आगे आओ, H2SO4 के साथ भी आप कर लेना, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 बना लेना। मैं लिख ही दूं क्या, चलो लिख देते हैं। H2SO4 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा। चलो अब उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा रेपिडली, थोड़ा सा कम रेपिडली करेगा, मैग्नीशियम से कम करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है। तो अब एल्युमिनियम की रिएक्शन आप करा लो, तो एल्युमिनियम की रिएक्शन चलो HCl से ही करा लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जिंक। तो जिंक जो होता है वो एल्युमिनियम से कम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक एल्युमिनियम से थोड़ा सा और स्लो करेगा। और रिएक्शन लिखने में तो किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भाई साहब, कि ये जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 बनेगा। और बाकी आप लोग जानते हो कि ये सॉलिड के फॉर्म में है, ये एक्वस के फॉर्म में है, और ये भी एक्वस के फॉर्म में है, और ये गैस के फॉर्म में है। जिंक जो है सो सॉलिड के फॉर्म में, ये एक्वस के फॉर्म में, ये फिर एक्वस के फॉर्म में, और H2 जो है सो गैस के फॉर्म में। बैलेंस भी तुम लोग कर लोगे। पांचवा देखो, उसके नीचे क्या रिएक्टिविटी आती है, जिंक के बाद आयरन का आता है। तो आयरन भी करेगा रिएक्शन, लेकिन जिंक से थोड़ा स्लो करेगा। जिंक से क्या करेगा, स्लो करेगा। तो अगर Fe की रिएक्शन हम लोग कराएं HCl के साथ तो क्या बनेगा, आयरन का साल्ट बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। और कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इन सब के रिएक्शन चाहे तुम कितना भी करा लो, Ag Au इन सब के रिएक्शन, प्लेटिनम Pt इन सब के रिएक्शन HCl OCl से करा लो, H2SO4 से करा लो, कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई ना, क्यों, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं भाई। कॉपर हो गया, सिल्वर गोल्ड, ये सारे के सारे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इनकी इनकी उतनी कहां औकात है कि हाइड्रोजन को निकाल दे। अरे आयरन ऊपर आता है, अब लीड ऊपर आता है, तो लीड से भी नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि लीड जस्ट ऊपर आता है, तो ये भी
अब निकाल सकता है लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये निकालना इसके लिए भी मुश्किल काम हो जाता है हाइड्रोजन। आयरन आसानी से निकाल लेगा, एल्युमिनियम निकाल देगा, ठीक है ना। ऊपर अभी हमने कैल्शियम की बात की, हमने सोडियम पोटेशियम की बात की, ये सब ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये हाइड्रोजन को निकाल देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे और खुद वहां पे बैठ जाएंगे, साल्ट बना देंगे और H2 गैस बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, और बातें भी समझ में आ रही होंगी। अब जरा सुनिए, अब मजेदार बात सुनिए। अच्छा, उस मजेदार बात से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा करें कि अब यहां पे एक बात नोट कर लें, जरा ये पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं कि कॉपर Ag Au प्लेटिनम HCl H2SO4 के साथ कुछ भी नहीं होगा इसका, ये बात लिख लीजिए, मैं इसको हटाने वाला हूं। लिख लिया, ये लो, हटा दिया, ओके। मैं ये बोल रहा हूं कि अब थोड़ा सा हम लोग, कई बार सवाल जो है ना इस तरीके से पूछ लेते हैं कि बताओ किसमें रिएक्शन जो है वो तेजी से होगा और किसमें रिएक्शन धीरे होगा, ये एक हम लोग चार्ट बना देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसमें हाइड्रोजन गैस तुरंत निकलेगा और किसमें हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। यानी मैं लिखने वाला हूं रेट ऑफ रिएक्शन, या हाइड्रोजन गैस के निकलने का रेट, कि किसमें हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा और किसमें लेट से निकलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इसमें हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा, मतलब इसकी रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा होगी। देन देन आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात आ जाएगी, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की बात आ जाएगी, एल्युमिनियम के बाद जिंक की बात आ जाएगी, देन आयरन की बात आ जाएगी, और आयरन के बाद आपका फिर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। लेकिन ये सब रिएक्शन करेगा ही नहीं, नॉट रिएक्ट, तो इन सबको लिखना बेकार ही है, इतना मत लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन समझ जाओ कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे चलेगी, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर एल्युमिनियम के साथ, देन जिंक आयरन के साथ। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ हाइड्रोजन गैस एल्युमिनियम के साथ तेजी में निकलेगी कि आयरन के साथ तेजी में निकलेगी, आप तो बता दोगे एल्युमिनियम के साथ निकलेगी। मैग्नीशियम के साथ निकलेगी कि जिंक के साथ निकलेगी, तो मैग्नीशियम के साथ H2 गैस जल्दी निकलेगी। तो ये बात थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते समय भी मैंने ये बातें बताई थी। अब हम लोग वो नाइट्रिक एसिड पे आ जाते हैं, जो मैंने बोला था अभी हम लोग, आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ HCl और H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करके बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, तो अब हम लोग आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड, जो कि HCl और H2SO4 से थोड़ा सा अलग रिएक्शन करता है मेटल के साथ। ये याद रखने की बात है क्योंकि एनसीईआरटी में लिख रखा है। तो भाई साहब H2 गैस तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी बनता है। देखो, जो नियम है वो नहीं चेंज होने वाला। नियम क्या है, मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराओगे, साल्ट प्लस H2 बनेगा, वो यहां भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे ही H2 बनता है, वो H2 ये नाइट्रिक एसिड HNO3 के से ऑक्सीजन लेकर वो H2 जो है वो H2O में बदल जाता है। कहानी समझ में आई? देखो, H2 बना, मान के चलो H2 बना, तुम तो यही मानो कि H2 बना, हाइड्रोजन बना। वो हाइड्रोजन जैसे ही बनेगा, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन देकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूजिंग में आपने ये बात पढ़ी होगी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन देकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूज हो जाते हैं। तो ये भी दूसरे को ऑक्सीजन देगा, किसको देगा? H2 को ऑक्सीजन देगा, और उस H2 को इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को पानी में ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड HNO3।
क्या बात समझ में आ गई? रीजन क्या है इसका? क्योंकि HNO3 इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और इट सेल्फ रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और अपने आप को किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये तब्दील कर लेगा, मतलब अपने आप में से हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आप में रिड्यूज हो जाएगा, ये अपने आप में क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, अपने आप को रिड्यूज कर लेगा, और कुछ भी बन सकता है, N2O बन सकता है, या NO बन सकता है, या NO2 बन सकता है, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है ना? अब आपके सिलेबस में ये नहीं है कि किससे रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये 11th-12th में है। बस इतना समझ लीजिए कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद H2 गैस नहीं बनाता है, बल्कि उस H2 को H2O में बदल देता है। उस H2 को क्या करता है, H2O में बदल देता है। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि HNO3 की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओ, एल्युमिनियम से कराओ, सोडियम के साथ कराओ, पोटेशियम के साथ कराओ, आयरन के साथ कराओ, जिंक के साथ कराओ, यहां पे मैग्नीशियम को हटा दीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम को हटा दीजिए, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सबके साथ कराओगे तो क्या होगा, क्या होगा, मेटल का साल्ट बनेगा, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक यहाँ मेटल आएगा, और उसके बाद ये नाइट्रोजन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और साथ में अब H2 ना बना के H2O बना देना। अब क्या बना देना, H2O बना देना, H2 मत बनाना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस है, दो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्योंकि जब मैग्नीशियम और मैंगनीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके बिहेव नहीं करता है, बाकी मेटल में करेगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ नहीं करेगा, तो वो H2 को H2O में नहीं बदल पाएगा, बल्कि H2 को H2 ही रहने देगा। यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम लोग HNO3 एक्वस डाइल्यूट है ये से का साथ कराएंगे, तो ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट बना देगा, और साथ में H2 गैस ही निकलेगी, क्योंकि अब यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके बिहेव नहीं कर रहा है। साथ ही मैंगनीज की रिएक्शन भी सेम, जब मैंगनीज की रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस H2। ये एक्वस और ये सब गैस हैं, और ये सॉलिड है, ये बात आप लोग जानते हो अच्छे से। तो कहानी समझ में आ गई ना? HCl और H2SO4 के साथ मेटल की रिएक्शन कराओगे तो H2 गैस बनेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो H2O बनाना, लेकिन दो को छोड़ के, मैग्नीशियम और मैंगनीज को। मैग्नीशियम के साथ क्या बनाओगे, मैग्नीशियम के साथ H2 ही बनेगा, और मैंगनीज के साथ भी H2 बनेगा, लेकिन बाकी के साथ क्या होगा, वो H2O बन जाएगा, क्योंकि वो H2 जो है वो H2O में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से। ओके, ना समझ में आई हो तो एक बार इस वीडियो को पीछे जाइए और फिर से देखिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया क्या होता है? हम लोग एक चीज नोट कर रहे हैं, हर रिएक्शन में एक चीज नोट कर रहे हैं कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वाटर के साथ नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, इसीलिए तो इन सब के ज्वेलरी बनाए जाते हैं, ताकि ये टिकाऊ रहे हमेशा के लिए। वरना अगर ऐसे एलिमेंट का एल्युमिनियम का ज्वेलरी बना दे, रख दें, तो वो पानी उस पर डालोगे, रिएक्शन करके बन जाएगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मालूम चला कि एसिड और बेस गले में लटकाए फिर रहे हो। तो गोल्ड और प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये ज्यादा महंगे क्यों हैं? क्योंकि ये इनर्ट हैं, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। HCl इतना खतरनाक एसिड है, यहां तक कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराओगे नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराओगे नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर और एयर का तो छोड़ ही दो। लेकिन एक मिक्सचर बनाया जाता है, वो मिक्सचर जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को मिला के बनाया जाता है,
जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 भाग होता है और HNO3 1 भाग होता है। मतलब कि मान के चलो अगर 1 लीटर हमें सॉल्यूशन बनाना है, मिक्सचर बनाना है, तो 750 ग्राम HCl होगा और 250 ग्राम HNO3 होगा, 3:1। तो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा हाईली कोरोजिव नेचर का होता है। ठीक है ना, ये कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा हाईली कोरोजिव नेचर का होता है और ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर देता है। और बाकी एल्युमिनियम और इन सबको तो छोड़ो ही, एल्युमिनियम आयरन को तो ये फटाक से डिजोल्व करके खत्म कर देगा, रिएक्शन कर जाएगा। यहां तक कि इसकी इतनी ज्यादा ताकत हो जाती है कि ये गोल्ड प्लेटिनम तक को डिजोल्व कर देता है। तो इसी को हम लोग एक्वा रीजियन नाम देते हैं। तो एक्वा रीजिया क्या है? तो एक्वा रीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये बहुत ज्यादा कोरोजिव नेचर का होता है और ये गोल्ड प्लेटिनम तक को डिजोल्व कर देता है। ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। ओके, अब एक छोटा सा ये टॉपिक है, नया नहीं है, पुराना ही है, कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट्स। यार ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुमने जितनी रिएक्शनें पढ़ रखी थी ना, वो सारी यहां पे बात हो रही है। क्योंकि मेटल आ रहा है इसीलिए यहां पे मैंने लिख दिया है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है तो मैंने भी लिख दिया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दो, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो जिंक ज्यादा एक्टिव है, कॉपर को निकाल देगा और क्या बन जाएगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा, जो कि कलरलेस हो जाता है। और उसके बाद ये कॉपर जो है सो अलग आ जाएगा इधर। ओके, कॉपर जो होता है जब अलग आ जाता है तो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ये थोड़ा सा कलर याद रखना। वैसे ही अगर आयरन की फीलिंग्स जैसे उसमें दिखाया गया था कि आयरन का एक टुकड़ा लो और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो जो कि ब्लू कलर का होता है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि कलर जो है वो ग्रीन कलर का होने लगा। वो इसलिए होने लगा क्योंकि आयरन ज्यादा एक्टिव है, कॉपर को हटा के FeSO4 बनने लगेगा, जो कि ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन अब हो जाएगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हट जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके के कितनी रिएक्शन हम लोग बना सकते हैं। AgNO3 की रिएक्शन अगर कॉपर के साथ कराएंगे, क्या ये रिएक्शन होगी? AgNO3 के साथ अगर कॉपर की रिएक्शन कराया, जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि कॉपर जो होता है वो Ag से ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई साहब। तो Ag को हटा देगा, Ag को हटा देगा और कॉपर जो है सो यहां बैठ जाएगा। कॉपर यहां +2 में होता है, ठीक है। और उसके बाद Ag को हटा देगा। तो देख रहे हो, Ag को बाकी सब हटाते हैं लेकिन Ag के पावर है, Ag के पास इतनी पावर है कि वो कॉपर की रिएक्शन हम सबसे साथ कराते हैं और कॉपर को हटा देते हैं, बार बार कॉपर को हटा देते हैं। लेकिन कॉपर के पास भी इतनी पावर है कि वो Ag को, Au को या प्लेटिनम को हटा दे। ठीक है, और कोई रिएक्शन, मतलब कि कितने भी रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो यार, ये कोई उस टाइप की बात नहीं है। जिंक आयरन से ज्यादा होता है तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, आयरन को हटा देगा। तो ये बात आप लोग पहले से जानते हो कि मेटल साल्ट एक है हमारे पास, ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मेटल साल्ट हैं। और एक हम ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। ये कॉपर को इधर लिख लो और AgNO3 को इधर लिख लो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेटल के साल्ट हैं। और इन सब के रिएक्शन जब हम लोग एक्टिव मेटल के साथ कर रहे हैं, एक्टिव मेटल के साथ, तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जा रही है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। अब इक्का दुक्का पॉइंट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं, ये टॉपिक खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर्स लेस रिएक्टिव। क्यों कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। हम लोगों ने देखा ना, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जबकि वहां पे आयरन ले लो, लीड ले लो, कॉपर ले लो, ये सब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इनके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप लोग खुद से सोच सकते हो। अगर लाइव क्लास में मैं पढ़ाता तो ये सवाल मैं आप लोगों से खुद पूछता। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इसका जवाब दे भी देते हैं। ठीक है ना,
अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि नहीं, फिर भी एक बार जरा दिमाग लगाइए, सोचिए, मैं तो समझाऊंगा ही। देखिए, सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को तुरंत निकाल देते हैं। जैसे मैं एक सोडियम का केस ले लूं तो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा 281। तो ये स्टेबल नहीं है क्योंकि लास्ट में या तो खाली रखो या 8 रखो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा और उसके बाद क्या बनना चाहेगा, ये Na+ बनना चाहेगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेबल है, यानी कि Na+ ज्यादा स्टेबल है Na से, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो Na+ ज्यादा स्टेबल है Na से, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ये 28 बन गया, लास्ट में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया 28, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अपने इलेक्ट्रॉन को फटाक से निकाल देते हैं और स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि इनके ऊपर आयन आ जाता है, इनके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है, जिसके कारण से ये रिएक्शन तुरंत कर लेते हैं। कहीं भी निगेटिव देखेंगे, क्योंकि जब इन्होंने ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कहीं भी ये निगेटिव को देखेंगे तुरंत जाके उसके साथ चिपक जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। और जबकि ये आयरन, लीड, कॉपर, ये थोड़े से आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। Fe+2 या Fe+3 बनता है ना, या कॉपर का +1 बनता है या कॉपर का +2, तो ये बहुत तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते, बल्कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रोसेस जो होता है वो आराम से होता है। और ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा धीरे से आता है, थोड़ा सा लेट से आता है, आराम से आता है। इस कारण से ये निगेटिव के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी समझने की है, थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो मैंने बता दिया। अच्छा, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। कॉपर और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, रीजन के साथ एक्सप्लेन भी करो। ये तो रिएक्टिविटी सीरीज जिसको मालूम होगी वो फटाक से कह देगा कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन रीजन के साथ एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप ऐसे कहिएगा कि देखो, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही फटाक से हो जाता है, लेकिन कॉपर के साथ नहीं होता। सोडियम की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तो कोल्ड वाटर के साथ ही हो जाता है, लेकिन कॉपर के साथ नहीं होता। सोडियम की रिएक्शन हम जब एसिड के साथ कराते हैं तो बहुत तेजी में हो जाता है, जबकि कॉपर के साथ नहीं होता, तो इसीलिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। ये बातें आपको 3-4 पॉइंट में लिखनी होगी, तभी जाकर अगर ये 2-3 नंबर के सवाल हैं तो आपको वो नंबर मिलेंगे। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके के कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ सोडियम क्यों ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, एक्सप्लेन करो। एल्युमिनियम क्यों ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इसको एक्सप्लेन करो। क्यों सिल्वर कम रिएक्टिव है जिंक से, इसको एक्सप्लेन करो। इस तरीके के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पर अच्छी कमांड है तो इस तरीके के सवाल आप 2-3 पॉइंट में लिख के समझा सकते हो। गुड। और क्या मैं बता दूं आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले मुझे लगता है मैंने जितने भी पॉइंट नोट किए थे मैंने आपको सब बता दिए। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और जरा सुन लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट जरा नोट कर लीजिए। वाई एल्युमिनियम फर्स्ट रिएक्ट स्लोली एंड देन रैपिडली विथ एसिड। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं आपको। ये हो सकता है अच्छे एग्जाम्स में पूछ दिया जाए, ओलंपियाड और एनटीएससी जैसे एग्जाम्स में। ये जो एल्युमिनियम होता है ना, ये एसिड के साथ पहले धीरे धीरे रिएक्शन करता है और थोड़ी देर के बाद इसकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या पीछे इसके कारण है? तो इसके पीछे ये कारण है कि एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का,
इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि एल्युमिनियम जो है सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। तो जब एसिड में इसको हम डालते हैं तो इसीलिए एल्युमिनियम के टच में वो आ नहीं पाता। एसिड जो है वो एल्युमिनियम के टच में आ नहीं पाता, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के टच में ज्यादा आ पाता है। तो इसीलिए रिएक्शन रेट थोड़ी धीरे रहती है, लेकिन एसिड होता तो खतरनाक है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिजोल्व करने लगेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड को खत्म करने लगेगा, इसकी परत को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और एल्युमिनियम से अब डायरेक्ट रिएक्शन करने लगेगा। तो जितनी देर तक वो एल्युमिनियम ऑक्साइड को कैंसिल डिजोल्व करने के चक्कर में रहता है, उस समय तक रिएक्शन की रेट धीमे रहती है। और जैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर अब डिजोल्व हो गया एसिड में, खत्म हो गया, तो अब प्योर एल्युमिनियम के पास आ गया एसिड, तो प्योर एल्युमिनियम के साथ मिलके और रिएक्शन रेट तेज हो जाती है। तो ये बात आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि पहले ये स्लोली रिएक्शन करता है क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, और उसके बाद जब वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड खत्म हो जाता है तब एसिड प्योर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करने लगता है, तो रिएक्शन की रेट तेज हो जाती है। देखिए, वैसे आपका एनसीईआरटी से जो चीजें हैं वो मैंने खत्म कर दी है, एनसीईआरटी में बस इतना ही था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ भी थोड़ी बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में चूंकि नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करा रहा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ टीचर्स जो हैं सो मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ भी कराते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है, मतलब कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं की गई है, तो मैं भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वास्तव में नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती ही नहीं, सिर्फ इक्का दुक्का होता है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। जो नॉन मेटल होते हैं ना, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, ये नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके थोड़ा बहुत कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया जाए तो ये CO2 बन जाएगा। अगर इसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जाए और ऑक्सीजन को लिमिटेड लिया जाए, मतलब ऑक्सीजन जो है सो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लिमिटेड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन H2 के साथ करा दे तो H2O बन जाता है। सल्फर की रिएक्शन O2 के साथ करा दें तो ये SO2 बन जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये पानी में अगर मिला दोगे HCO2 को तो ये जो है सो क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3 बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। वैसे ही SO2 को अगर तुम पानी में मिला दोगे तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, H2SO3। सल्फ्यूरस, नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक इज द H2SO4। ये क्या बनता है, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, लिख लो चाहो तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो कुछ प्रॉपर्टीज तो करता है नॉन मेटल, लेकिन पानी के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं होती है, एसिड के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चाहो तो ये एक्स्ट्रा में नोट कर लेना, लिख लेना, बाकी आपकी मर्जी है, चाहो तो ना भी लिखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जो कहा जाता है, तो यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और केमिकल बॉन्डिंग वास्तव में 2-3 तरीके के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, लेकिन हम लोग आयनिक बॉन्डिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, काफी मेहनत के बाद आपका ये चैप्टर अब काफी नजदीक आ गया है खत्म होने के। ओके, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बचता है, जिसमें कि मेटल्स को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे प्यूरिफाई करते हैं,
फिर उसके बाद मेटल का कोरोजन के बारे में है कि मेटल जो है सो कैसे कोरोज हो जाता है, जैसे कि आयरन है, आयरन की कोरोजन हो जाती है ना, तो हम किस तरीके से उसकी सेफ्टी करेंगे उसके ऊपर पेंट पुचारा करके, इन सारी चीजों के बारे में अब आगे है। तो सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। बाय, जय हिंद।